हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था हागुरोमो प्रकृति की शक्ति हासिल करना सीख जाते हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद गामामारू और हागुरोमो दोनों असली दुनिया में वापस आते हैं और वो देखते हैं कई सारे लोग उनके माँ के डर से ये जगह छोड़ के जा रहे हैं। ये देखकर हागुरोमो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद दोनों पहुँचते हैं उनके घर के पास। कुछ भी हो सकता है यहाँ, इसीलिए तुम कोई जगह देखकर छिप जाओ। तुम मेरी चिंता मत करो, हाँ, लेकिन इस चीज को अपने पास रखो। समय आने पर इसका इस्तेमाल करना। ये है क्या? ये हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। तुम अक्लमंद हो हागुरोमो, समय आने पर तुम जान जाओगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसके बाद हागुरोमो सीधा कागुया के सामने आते हैं। माँ, हागुरोमो, तुमने और हामुरा ने मेरे आदेश की अवहेलना की है। मैंने मना किया था तुम दोनों को उस पवित्र पेड़ के नजदीक जाने से। अगर आप ये जानते हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि हम दोनों वहाँ क्यों गए थे। तो तुम्हें वो लड़की पसंद थी, हाँ? सिर्फ वो नहीं बल्कि यहाँ के सारे लोग और हर एक इंसान से भी। तो इसीलिए आप अभी जो लोगों के साथ कर रही हो वो अन्याय है। और माँ, मैं उस अन्याय के विरोध आवाज उठाऊंगा। और मैं आपके अतीत के बारे में अब सब जानता हूँ। तुम नहीं जानते वो कितने निर्दयी हैं और इसीलिए एक विशाल सेना की आवश्यक है। तो वो आपकी सेना है। माँ, आप हो कौन? कहाँ से आई हो आप? एक बहुत दूर जगह, बहुत दूर आसमान से। मैं वहीं से आई हूँ। वो एक ऐसी जगह है जहाँ तुम दोनों कभी नहीं जा सकते, लेकिन किसी दिन मुझे वापस लेने वो आएंगे यहाँ। और याद रखो, उन पर प्यार काम नहीं करेगा, वो सिर्फ ताकत की भाषा ही समझेंगे। आप बताएंगे नहीं कि वो है कौन तो मेरा पूछने का फायदा भी नहीं। पर माँ, आपने अतीत में प्यार पर भरोसा किया था और हम दोनों इसी प्यार का सबूत हैं। लेकिन उसी प्यार ने मुझे धोखा दिया और अब वही धोखा मुझे तुम दोनों से भी मिला। मैंने तुम दोनों की रक्षा करने के लिए कई इंसानों की बलि चढ़ा दी और मेरी ताकत भी तुम्हें मिली। माँ, मेरी विनती है, उस प्यार को दोबारा से महसूस कीजिए। वो जो कोई भी है हम उसका सामना करेंगे, पर ऐसे निर्दोष लोगों की जान छीन के नहीं। पवित्र पेड़ की रस्म रोक दीजिए। असंभव। मैंने तुम दोनों को पाल पोस के इतना बड़ा किया, पर लगता है सब बेकार था। मेरी ताकत जो तुम्हें विरासत में मिली है, मैं उसे वापस लेती हूँ। तभी अचानक हामुरा हागुरोमो पे हमला करता है। वो पूरी तरह से कागुया के काबू में है, लेकिन हागुरोमो अपने हाथों में अपनी ताकत इकट्ठा करके हामुरा के सीने में घुसाकर आर पार कर देता है और अपने ही भाई पर इतना घातक वार करने की वजह से उनके आंखों से आंसू बहकर उनका शरिंगन रेनेगन में बदल जाता है। लेकिन अपने भाई की जान बचाने के लिए वो उस चीज को हामुरा पर इस्तेमाल करते ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो वापस अपने काबू में। लेकिन दूसरी ओर कागुया अपना तीसरा नेत्र यानी रिने शरिंगन को खोलकर अपनी असली ताकत दिखाती है, पर ये दोनों भी पूरी तरह से तैयार हैं। तभी यहाँ जबरदस्त भूकंप होता है। हागुरोमो और हामुरा देखते हैं वो पवित्र पेड़ एक विशालकाय राक्षस यानी 10 टेल बीस्ट में बदल जाता है और इसी तरह से एक विनाशकारी युद्ध शुरू होता है। देखा जाए तो कागुया के पास पवित्र पेड़ की ही ताकत थी, या फिर एक तरह से कह सकते हो 10 टेल बीस्ट सिर्फ पवित्र पेड़ ही नहीं था बल्कि वो कागुया खुद थी। तो 10 टेल बीस्ट और हागुरोमो के बीच कई महीनों तक युद्ध चलता रहा, जिस वजह से वो जगह पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन आखिर में वो वक्त आ गया जब हागुरोमो और हामुरा ने कागुया को हराने में कामयाब रहे और उसी वक्त एक काली चीज कागुया के हाथ से बाहर निकलती है। फिर हागुरोमो कागुया को सील करने के लिए प्लैनेटरी डिवास्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जमीन के कई सारे टुकड़े ऊपर उठकर कागुया के पास में ही जमा होकर एक बहुत बड़ा ग्रह बन जाता है, जिसे सभी आज चंद्रमा या चांद के नाम से जानते हैं। और वो काली चीज जो ब्लैक जत्सु है, वो अपने माँ को सील होते हुए देखता है। कागुया के साथ साथ 10 टेल बीस्ट
बीस्ट को भी हरा के उसकी आत्मा को हागुरोमो 9 हिस्सों में बांट लेते हैं। उसके बाद हामुरा चला जाता है सीधा चांद के पास, क्योंकि उससे उसके माँ के पास रहना है। और हागुरोमो 10 टेल बीस्ट के इन 9 आत्माओं को सुरक्षित अपने अंदर रखते हैं। और ये कहानी फ्लैशबैक से हटकर सीधा प्रेजेंट में वापस आती है। और इसी तरह मेरी माँ और उन भाइयों के बीच लड़ाई खत्म हुई, पर मैं बिना किसी ताकत के किसी तरह से जिंदा बच गया था। उस वक्त किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं था। मैंने अपनी माँ को दोबारा वापस लाने की योजना बनाई और उसके लिए काम करता रहा। और इन सबसे अनजान हागुरोमो अपने दोनों बेटे इंद्रा और आशुरा की परवरिश कर रहा था। समय के साथ वो हागुरोमो बुढ़ा होता गया। जिन 9 टेल बीस्ट को उसने अपने अंदर सुरक्षित रखा था, उसने उन सभी को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया। मेरी माँ को जिंदा करने के लिए 2 चीजों की जरूरत थी, पवित्र पेड़ और अनंत सुकुयोमी, जो रेनेगन से मुमकिन है। लेकिन रेनेगन को पाने के लिए हागुरोमो का चाकरा जरूरी था, जो इंद्रा और आशुरा के पास आधे आधे मात्रा में था। और वो 9 टेल बीस्ट, जो 10 टेल बीस्ट का असली रूप था। मेरी माँ को वापस जिंदा करने के लिए ये सारी चीजें जमा करनी थी। तुम दोनों सोच भी नहीं सकते कितना वक्त लगा ये सब करने में। सबसे पहले मुझे हागुरोमो का चाकरा पाना था। उसके लिए मैंने उसके बड़े बेटे इंद्रा का फायदा उठाया, जो अपने पिता की उत्तराधिकारी जगह पाने में नाकामयाब रहा। मैंने उस इंद्रा को उसी के छोटे भाई और पिता के विरुद्ध भड़काया, और बाद में मैंने इंद्रा के वंश को चुना। मेरे मकसद को पूरा करने के लिए उचिहा कबीला मेरा सबसे बड़ा मोहरा था। हागुरोमो का वो शिलालेख जो उचिहाओं के पास था, उसने जो लिखा था मैंने उसमें काफी कुछ बदलाव कर दी। क्या लिखा तुमने? उचिहाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए मैंने उसमें ये लिखा कि अनंत सुकुयोमी सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे उचिहा कबीले का बेड़ा पार हो सकता है, मतलब उनका उद्धार हो सकता है। और उन बेवकूफ उचिहाओं ने अपना काम बखूबी किया। तुमने अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल किया। इंद्रा और आशुरा इन 1000 सालों में इनका पुनर्जन्म न जाने कई बार हुआ। मैंने उनके मदद से रेनेगन को रिवाइव करने की कई बार कोशिश की, पर मैं हमेशा नाकाम रहा, क्योंकि किसी भी जन्म में जब इंद्रा और आशुरा दोनों के बीच में मौत की लड़ाई होती थी तो हमेशा हार इंद्रा की होती थी। फिर 1000 साल बाद जब वो दोनों मादरा उचिहा और हाशिरामा सेंजू के रूप में पुनर्जीवित हुए, मैंने तब भी मादरा के ऊपर भरोसा किया। लेकिन अंत वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा था। हाशिरामा मैंने मादरा को मौत के घाट उतार दिया और मैं फिर से नाकाम। पर उस वक्त किस्मत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। मादरा जिंदा था और वो बस मरने का नाटक कर रहा था। युद्ध के वक्त उसने किसी तरह से हाशिरामा के एक मांस को काट कर अपने मुंह में रख लिया था, ताकि उसी के मदद से वो उसका चाकरा पा सके। और तब मुझे यकीन हो गया कि वो मादरा ही है जो मेरे मकसद को पूरा कर सकता है, मेरी माँ को वापस ला सकता है। वो पहला कदम था मेरी माँ को जिंदा करने का। मादरा ने हाशिरामा के उस मांस के टुकड़े को अपने शरीर पे लगाया। हाँ, लेकिन उसे रेनेगन जगाने में काफी वक्त लगा। फिर उसके बाद उसने गेडो स्टैचू को समन किया और उसी से जुड़ के अपनी जिंदगी लंबी की। उसके पास पहले से ही जेत्सु की बहुत बड़ी सेना थी। दरअसल वो सब इंसान थे जो मेरी माँ के अनंत सुकुयोमी गेंजुत्सु में कैद हुए थे बहुत पहले। मैंने उस शिलालेख में जो कुछ भी लिखा था, मादरा ने उसी हिसाब से काम किया और उसे लग रहा था कि वो ये सब कुछ खुद कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मेरे मकसद के लिए काम कर रहा था। फिर उसने ओबिटो का इस्तेमाल किया। फिर ओबिटो ने आकत्सुकी बनाई और इस महायुद्ध को अंजाम दिया, और सब कुछ मेरे योजना के हिसाब से हुआ। अनंत सुकुयोमी कामयाब रहा और मेरी माँ भी वापस आ गई। अब आखिरकार यहाँ पे मेरा काम खत्म हुआ। अब तुम दोनों मेरी माँ का हिस्सा बनोगे। हागुरोमो, हामुरा, अपने माँ के करीब आओ। तुम 2 माँ बेटों ने परेशान कर रखा है पूरी दुनिया को। अब बस बहुत हुआ। नारुतो अपनी पूरी ताकत लगा के सास्के और खुद को ब्लैक जेत्सु से आजाद कर लेता है। एक माँ बच्चों का घर बर्बाद नहीं करती। आखिर तुम कैसी माँ हो? मेरी माँ के तुम दोनों बच्चे कितने जिद्दी हो। नारुतो, हमें शुरुआत करनी होगी ताकि हम बिना किसी दिक्कत के इन दोनों को सील कर पाए। फिलहाल उसके लिए मेरे दिमाग में कुछ है सास्के। मैं उस जुत्सु को इस्तेमाल करना चाहूँगा। तुम किस जुत्सु की बात कर रहे हो नारुतो? इतने युगों बाद मेरी माँ वापस आई है और तुम दोनों उन्हें कैद करने के बारे में सोचने की हिम्मत कर रहे हो। माँ ऐसा होने नहीं देगी। क्या कहा तुमने? वो जुत्सु? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नारुतो, तुम सीरियस तो हो ना? हाँ, मैं सीरियस हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पता नहीं तुम क्या योजना बना रहे हो, पर तुम्हारा कोई भी जुत्सु मेरी माँ के ऊपर असर नहीं करेगा। समझ गए तुम दोनों? वहाँ देखिए काकाशी सेंसे, लगता है वो दोनों कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं ये दोनों इसे कैसे हराएंगे जिसके पास भगवान जैसी ताकत है।
तभी ये क्लोन नारुतो अपने 6 पत्थरों की ताकत का इस्तेमाल करके ओबीटो को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे अचानक सास्के अपने अमातेरासु से कागुया को जलाने की कोशिश करता है, पर ये काली आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन उसका ध्यान थोड़ा भटकते ही नारुतो उसके नजदीक जाकर शैडो क्लोन जुत्सु करता है और उसके बाद सेक्सी आर्ट, रिवर्स हैरम जुत्सु। वो सारे नारुतो नंगे सेक्सी लौंडों में बदल जाते हैं। ये देखकर कागुया की तो बात ही छोड़ दो, साकुरा के नाक से खून निकलती है। और एनिमे जैपनीज कल्चर में नाक से खून निकलने का मतलब अगर आप नहीं जानते तो इस चीज को सर्च करो, जान जाओगे। हाँ, तो ये जुत्सु कागुया पे अच्छा खासा असर करता है। वो इन्हें देखते ही रह जाती है और इसका फायदा उठाकर नारुतो एक जोरदार घूसा मारता है। और ये एक अच्छा मौका मिलते ही नारुतो और सास्के कागुया को सील करने ही जा रहे थे, पर उसी वक्त कागुया रिने शरिंगन का इस्तेमाल करके वो सब इस डायमेंशन से एक और दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं, जो एक बर्फीली पहाड़ों की दुनिया है। अब ये कैसी जगह है सेंसे? इसका मतलब साफ है, लगता है कागुया ने फिर से डायमेंशन बदल दी। कुछ भी हो, ये जगह उस लाभा से तो बेहतर ही है। एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाना, तो ये है कागुया की सबसे बड़ी खासियत। तभी हम देखते हैं वो तीनों पूरी तरह से जम चुके हैं, लेकिन कागुया एक पोर्टल खुलती है जिसके अंदर वो घुस के एक और पोर्टल से बाहर निकलती है। मैं इसे टाइम स्पेस कहना पसंद करूंगा। और वो इन दोनों का कुछ करे इससे पहले सास्के अपने अमातेरासु से इस बर्फीली चट्टान को तोड़ के दोनों आजाद हो जाते हैं। सास्के तुम्हारा शुक्रिया, और हाँ, वो सेक्सी जुत्सु के लिए माफ करना। सच कहूँ तो मुझे उससे उम्मीद ही नहीं थी। इस बार हम मेरे हिसाब से काम करेंगे, तुम मेरी मदद करो नारुतो। हाँ ठीक है, मैं समझ गया सास्के। माँ, ये दोनों एक साथ कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। आप इन दोनों को अलग करके इनकी ताकत को क्यों नहीं तोड़ती? तो ध्यान से सुनो, कागुया एक टाइम स्पेस खोल के उसमें हाथ डालती है और वही हाथ सास्के के ठीक पीछे एक और दूसरे टाइम स्पेस से निकलकर वो सास्के को खींचकर तीसरे डायमेंशन में फेंक देती है, जो कि एक रेगिस्तान वाली दुनिया है जहाँ उसके अलावा और कोई नहीं। तो उस टाइम स्पेस को नारुतो खुला रखने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बंद हो जाता है और अब यहाँ सास्के बिल्कुल अकेला और एक तरह से कागुया के सामने नारुतो भी। ये क्या हो गया? अब मैं देखता हूँ तुम मेरी माँ को कैसे सील करते हो। अब सबसे पहले माँ तुम्हारी चाकरा लेंगी। तो नारुतो को पकड़ने के लिए कागुया फिर से टाइम स्पेस खोलती है, लेकिन नारुतो किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है, पर कागुया पूरी तरह उस पोर्टल में घुस जाती है। उसके बाद नारुतो देखता है यहाँ के पहाड़ों में से लगातार भारी मात्रा में बर्फ गिरते हैं और वो इनसे बचने की बहुत कोशिश करता है। तभी इस और आखिरकार ओबीटो को होश आ जाता है। हे सब लोग, मैं अपने असली वाले को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल सास्के का चाकरा महसूस नहीं कर पा रहा। तुम ठीक हो नोबिटो? मैं अभी हूँ कहाँ? मुझे लगा मैं मर चुका हूँ। दरअसल मैंने तुम्हें ठीक किया, और देखो तुम्हारा दूसरा शरिंगन भी रिवाइव हो चुका है। मेरा शरिंगन तुमने रिवाइव किया नारुतो? जरा एक मिनट, वो मादरा भी है कहाँ? क्या तुमने भी उसे हरा दिया नारुतो? दरअसल चीजों का अंत कुछ अलग तरह से हुआ है ओबीटो। जब तुम बेहोश थे तो इसी बीच काफी कुछ हो गया। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है तुम अब तक दुश्मन को हरा नहीं पाए। मुझे वहाँ ले चलो जहाँ तुम उस दुश्मन से लड़ रहे हो। हाँ, लेकिन रास्ते में मुझे सब कुछ बता देना। ठीक है, आप सब मेरे साथ चलो। तो ये क्लोन नारुतो अपने असली वाले और कागुया के चाकरा को महसूस करके वो सब उसी ओर जाते हैं, और इसी बीच नारुतो वो सब कुछ ओबीटो को बताता है कि उनके साथ क्या हुआ। तो तुम्हारे कहने का मतलब उस कागुया को सील करने के लिए सास्के और तुम्हारी ताकत की जरूरत है ना? हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अभी सास्के का चाकरा महसूस नहीं कर पा रहा। और फाइनली वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं वो पहाड़ नोकीली बनके नारुतो के पीछे पड़ चुके हैं और वो उड़ते हुए किसी तरह से अपनी जान बचा रहा है। तभी उसका शरीर धीरे धीरे जमने लगता है और उसकी उड़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है, और ये होते ही वो नोकीले बर्फ उसे दबोच लेते हैं। नारुतो को ऐसी हालत में देखकर वो चारों हैरान। तभी फिर से टाइम स्पेस खुलती है और उसमें से कागुया बाहर निकलती है। उसकी ये खासियत देखते ही ओबीटो, ये तो कुछ टाइम स्पेस जैसा लगता है। इस बार तो हद हो गई। तो इसका मतलब ये अम्मा यहाँ के प्रकृति के साथ एक हो सकती है। ठीक है, फिर मुझे उसे ये दिखाना होगा कि मैं मुसीबत में हूँ जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाती। तुमने कहा तुम्हें सास्के का चाकरा महसूस नहीं हो रहा। हो सकता है इस कागुया ने उसे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया होगा। मैं ये देख सकता हूँ उसका वो टाइम स्पेस मेरे से अलग है। क्या तुम उसके अंदर जा सकते हो? मैं पूरी कोशिश तो कर सकता हूँ। मैं अपने कामुई को सही समय के लिए तैयार रखूंगा। जब वो अगली बार टाइम स्पेस खोलेगी मैं उसी वक्त उसके अंदर घुसूंगा। अगर सास्के उस डायमेंशन में है तो मैं उसे ले आऊंगा। बस एक दिक्कत है, मुझे उसके टाइम स्पेस में घुसने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में चाकरा चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम बस एक क्लोन हो नारुतो, तुम्हारा चाकरा काफी नहीं। तो मुझे अपने साथ ले चलो। मेरे पास वैसे भी 100 हीलिंग टेक्निक है। तुम्हें वो जुत्सु करने के लिए जितना चाकरा चाहिए मैं दूंगी। तुम मेरे काम आ सकती हो। तुम दोनों मेरे साथ आओ।
ओबिटो, तुम हमारे लिए जो कर रहे हो उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। प्लीज नारुतो, मुझ जैसे नीच को शुक्रिया मत कहो, मैं उसका हकदार नहीं। फिलहाल अपनी आंखें सीधा दुश्मन पर रखो। तो ओबिटो, इस बार तुम्हारे चेहरे पर कोई नकाब नहीं, हाँ? सही कहा तुमने, अब इस बार कोई नकाब नहीं, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे सेंसे का दोस्त हूँ, तुम्हारे डैड का स्टूडेंट, तुम्हारा दोस्त सास्के जैसा एक उचिहा और हमारे हिडन लिफ विलेज का एक नागरिक हूँ मैं। इस बार मैं विलेज का पुराना ओबिटो उचिहा हूँ नारुतो। मैं ये जानता हूँ तुम सब ताकतवर हो, पर मैं तुम सबसे इजाजत मांगता हूँ। मैं इजाजत मांगता हूँ कि तुम्हारे ऊपर होने वाले सारे हमलों को मुझे खुद के ऊपर लेने दो और मुझे तुम्हारे लिए मरने दो। आज ऐसी हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, तो अगर मैं तुम्हारे लिए मर सका तो हो सकता है ये मेरी सबसे बड़ी प्रायश्चित हो और उस दूसरी दुनिया में जाके मैं मेरी रिन को अपनी शक्ल दिखा पाऊंगा। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।